हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों मैं सुनील गुर्जर और आज अपन चर्चा करेंगे जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और ऑब्जेक्टिव भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर मतलब छपने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और क्वेश्चंस के साथ में उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो एग्जाम के अंदर उनसे रिलेटेड फैक्ट जो पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज से अपन ने स्टार्ट किया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज कम से कम जो है अपन महीने 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें वो ही क्वेश्चन अपन लेके आएंगे जो या तो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो देखिए आज अपन चर्चा करते हैं। अपना पहला ही क्वेश्चन जो है वो मानव रोग से है। और मानव रोग जनरल साइंस में बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसमें मानव रोग से क्वेश्चन नहीं छपा हो। तो इसलिए पहला ही क्वेश्चन अपन मानव रोग का लेके आए। और वो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में बैक्टीरियल रोग दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई बैक्टीरिया से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। आपके पास 4 विकल्प हैं, जिसमें पहला है टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस और मीजल्स। दूसरा है डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग। तीसरा कोलेरा, टाइफाइड और मम्प्स। और चौथा है मलेरिया, मम्प्स और पोलियोमाइलिटिस। तो अब ऐसे तो अपने को याद रहेगा नहीं, तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं कि बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग हैं उसको आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब देखो बैक्टीरिया से होने वाले जो भी रोग हैं उसकी क्या ट्रिक है। ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक ये है कि जीएसटी पंडित क्या है, जीएसटी क्या है, पंडित का टीका न्यू है, का टीका न्यू है। न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू मतलब नया। और ये आपकी ट्रिक है और ये आपकी याद भी रह जाएगी। क्या ट्रिक है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। और इससे बैक्टीरिया से होने वाले जो भी रोग है ना, वो पूरे के पूरे इस एक ट्रिक के अंदर ही आ जाएंगे। देखो कैसे, जी से क्या बनेगा, जी से बनेगा गोनोरिया। क्या बनेगा, जी से गोनोरिया। गोनोरिया एक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। स से क्या बनेगा गुरुजी, स से बनेगा सिफिलिस। क्या बनेगा, सिफिलिस। ट से भी कुछ बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा टाइफाइड। ट से क्या बनेगा, टाइफाइड। टाइफाइड भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। पै से क्या बनेगा, पै से बनेगा प्लेग। क्या होता है, प्लेग। डी से क्या बनेगा, डिप्थीरिया। क्या बनेगा, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। उसके बाद में देखो तय से क्या बनेगा, तय से बनेगा तपेदिक रोग। कौन सा बनेगा, तपेदिक रोग। तय से बनेगा तपेदिक रोग। उसके बाद में का से भी कुछ बनेगा क्या, का से बिल्कुल बनेगा, का से बनेगा काली खांसी। का से क्या बनेगा, काली खांसी। ठीक है, काली खांसी तो याद रह जाए। गुरुजी आगे बताओ, आगे टी से क्या बनेगा, देखो टी से बनेगा टिटेनस। क्या बनेगा, टिटेनस। इस का से क्या बनेगा, इस का से बनेगा क्या बनेगा बताओ, इस का से बनेगा कुष्ठ रोग। क्या बनेगा, कुष्ठ रोग। कैसे क्या बनेगा, कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग का ही अन्य नाम है लेप्री रोग। क्या है, लेप्री रोग। कौन सा रोग है, लेप्री रोग। और लेप्री रोग का ही अन्य नाम क्या है, हैंसन रोग। कौन सा है, हैंसन रोग। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है, कुष्ठ रोग, लेप्री रोग और हैंसन रोग। न्यू से भी कुछ बनेगा क्या गुरुजी, बिल्कुल न्यू से क्यों नहीं बनेगा। न्यू से क्या बनेगा, न्यू से बनेगा नियासिन। क्या बनेगा, सॉरी निमोनिया। क्या बनेगा, न्यूमोनिया। न्यू से बनेगा निमोनिया। और है से भी कुछ बनेगा क्या, बिल्कुल है से भी बनेगा, क्या बनेगा, हेजा। क्या बनेगा, हेजा। अब देखो एक ही ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको पूरे के पूरे जो भी बैक्टीरिया के कारण जो होने वाले रोग हैं वो पूरे एक साथ लिख दिए। ट्रिक क्या है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जी से गोनोरिया, स से सिफिलिस, टी से टाइफाइड। ठीक है, फिर पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक रोग। और तपेदिक को ही बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस रोग। और ट्यूबरकुलोसिस को ही क्या बोलते हैं, क्षय रोग। और उसी को बोलते हैं यक्ष्मा रोग। इसके 4 नाम है, आप याद रखें, तपेदिक रोग, क्षय रोग, यक्ष्मा रोग और ट्यूबरकुलोसिस रोग। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है का से क्या बनेगा, काली खांसी। उसके बाद में क्या है, टी से क्या बनेगा, टिटेनस। ठीक,
इसके बाद में का से क्या बनेगा, कुष्ठ रोग, लेप्री रोग और हैंसन रोग, ये तीनों एक ही चीज है। उसके बाद न्यू से क्या बनेगा, न्यू से बनेगा निमोनिया, क्या बनेगा, निमोनिया, और हैज से क्या बनेगा, हैजा। इस प्रकार से बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग पूरे के पूरे आ गए। अब बताओ ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो इनसे मैच खा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन ऐसा है। कैसे, देखो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया देखो मैंने कहां पे लिख रखा है, ये वाला रोग डिप्थीरिया, बताओ बैक्टीरिया से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेप्रोसी, देखो कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम है लेप्री रोग, ठीक है, इसी को बोलते हैं लेप्रोसी। अगला क्या है, प्लेग, क्या प्लेग है क्या, बिल्कुल ये रहा प्लेग, तो प्लेग ये रहा, ठीक है, समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। तो क्या था कि निम्न में से कौन से समूह में बैक्टीरिया रोग दिए गए हैं, तो बैक्टीरियल रोग जो है पूरे के पूरे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। क्या ट्रिक है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, तो आप इस ट्रिक को लिख लेना, ठीक है। आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, दूसरा प्रश्न अपने पास कि आमाशय की अम्लता का उपचार, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है, अम्लता का उपचार करने के लिए कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है, तो बताओ इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सूत्र क्या है गुरुजी, इसका सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस, क्या सूत्र है, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, देखो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का आपसे सूत्र पूछा जा सकता है, क्या सूत्र होता है, NaOH। कास्टिक पोटास का भी बता दो, बिल्कुल क्या होता है, KOH। लुनार कास्टिक का भी बता दो, बिल्कुल AgNO3, ठीक है। NaOH इसका उपयोग क्या होता है, देखो इसका NaOH का उपयोग होता है, जो कपड़े धोने वाले साबुन देखे ना आपने, कपड़े धोने वाले साबुनों के अंदर NaOH का उपयोग होता है, तो आप याद रख सकते हो कपड़े धोने वाले साबुन। कपड़े धोने वाले साबुन, कपड़े धोने वाले साबुनों के अंदर किसका यूज होता है, बताओ, कास्टिक सोडा का। उसके बाद में KOH, KOH तो तुमने देखो फेस वॉश देखे होंगे, फेस वॉश काम में भी लिए होंगे, फेस वॉश हुआ, नहाने का साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, इनके अंदर किसका यूज होता है, मर्दू लवण का यूज होता है, किसका होता है, मर्दू लवणों का, और मर्दू में क्या आता है, पोटेशियम, तो इसलिए KOH का उपयोग किस में हो जाएगा, बताओ, नहाने के साबुन में, किसमें, नहाने के साबुन, नहाने के साबुन, और क्या, फेस वॉश, और क्या बताओ, शैम्पू, और किसमें, शैम्पू बनाने में, इनमें किसका यूज होता है, बताओ, KOH का उपयोग होता है। इसके अलावा गिल्सरोन भी मिलाई जाती है इसमें, गिल्सरीन जो तुमने देखी होगी, देखो गुलाब जल, गिल्सरीन का यूज जो है सर्दियों में ज्यादा किया जाता है ताकि त्वचा फटे नहीं, तो गिल्सरीन का यूज भी इनमें किया जाता है। और जो है गिल्सरीन का यूज किसमें किया जाता है, साबुन जो है उसको पारदर्शी बनाने के लिए भी गिल्सरीन का यूज किया जाता है। तुमने देखा होगा पियर्स साबुन होता है, कुछ पारदर्शी साबुन होते हैं, उसमें क्या होता है बताओ, उसमें गिल्सरीन मिलाया जाता है ताकि साबुन जो है वो क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में AgNO3 क्या है, देखो AgNO3 का सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम क्या है, लुनार कास्टिक, क्या है, लुनार कास्टिक। उपयोग भी बता दो इसका, तो उपयोग क्या है इसका, देखो इसका उपनाम है, इसको चुनावी स्याही भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चुनावी स्याही भी कहा जाता है। उपयोग क्या है, वोट डाले होंगे आपने, वोट डालते हैं तब अपने यहाँ पे अंगुली पे एक निशान सा करते हैं वहां पे, ठीक, तो वो जो निशान जो कर रहे हैं वो जो स्याही है वो कौन सी, वो ये तो स्याही है AgNO3 की, ठीक है ना, किसकी स्याही, AgNO3, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, चुनावी स्याही। और ये जो चुनावी स्याही है इसी का दूसरा नाम क्या है, एमिट स्याही, क्या है, एमिट स्याही। क्या बताओ मिटती है क्या, नहीं मिटती, इसलिए इसका नाम क्या है, एमिट स्याही, ठीक। और भी कुछ इसके बारे में फैक्ट है कि बिल्कुल एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट, AgNO3 चुनावी स्याही या एमिट स्याही को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है। रंगीन बोतलों में रखने का एक प्रमुख कारण यह है कि ये जो है ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, सूर्य का प्रकाश अगर इसको खुला रखेंगे तो गुरुजी अपघटित का मतलब क्या, टूट जाता है क्या, नहीं टूटता नहीं है। अपघटित का मतलब जो है इसकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अगर आप इसको खुले में रखोगे तो आपके यहाँ पे अंगुली पे निशान लगाएंगे तो वो मिट जाएगा, ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, ठीक। तो मिट जाएगा तो फिर क्या होगा, आप उसमें पहचान मिट जाएगी कि भाई इसने वोट डाला है कि नहीं डाला। इसलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि ये जो है अपघटित नहीं हो और प्रभावी ज्यादा रहे, ठीक है। इसलिए इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमिट स्याही या चुनावी स्याही या लुनार कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, इसको
किस में रखा जाता है? तो रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इनो का तो नाम सुना होगा, इनो से भी जो है एसिडिटी दूर होती है, मत कहो नो जब साथ हो इनो, ठीक है ना, मात्र 7 सेकंड में एसिडिटी दूर करें, ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी के अंदर, ठीक है ना, तो वो वाला ही है, ये अम्लता को दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो आशा करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है साहब। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? एफ्लाटॉक्सिन नामक के खाद्य विषाक्तता है वो किसके कारण होती है? ये साहब होती है कवक के कारण। किसके कारण होती है? कवक के कारण। और गुरुजी कवक का नाम भी बता दो, तो उस कवक का क्या नाम है बताओ? कवक का नाम है एस्परजिलस कवक। क्या है? एस्परजिलस कवक। क्या है? एस्परजिलस कवक, ये उस कवक का नाम है, ठीक है ना, आप ध्यान में रखें। तो गुरुजी ये क्या करता है? ये किसको, कौन से शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये लीवर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को। याद रखें, प्रभावित अंग भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ये जो कवक है ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? यकृत, लीवर, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया अपना। चौथा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति में दृष्टि वैषम्य किसके कारण होती है? ठीक है, क्या है कि दृष्टि वैषम्य, देखो एक रोग है दृष्टि वैषम्य, इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या? बिल्कुल है। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दृष्टि वैषम्य लिख दी। इसी का दूसरा नाम है अबिंदुकता। क्या है गुरुजी? अबिंदुकता, ठीक है। और भी कुछ नाम है क्या? बिल्कुल है। और क्या नाम है? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, ये भी इसी का नाम है, अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। इसमें होता क्या है? देखो, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म जो रोग है, इसमें क्या होता है? व्यक्ति को आडी और तिरछी लाइनों का पता नहीं लगता है, ठीक है ना। क्या होता है? देखो ये तो है आडी लाइन, जिसको पड़ी लाइन तुम बोल रहे हो, ठीक। ये है साहब तिरछी लाइन। क्या है? तिरछी लाइन। इनका जो है पता नहीं लगता है उसको। किसको पता नहीं लगता? जिसके अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य रोग हो रखा है, उसको आडी व तिरछी लाइनों का पता नहीं लगता है। तो ये पता नहीं लगता है, तो बताओ क्या करें? तो क्या है इलाज? क्या है इसका इलाज? साहब बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाओ। क्या है उपचार? बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाओ। बेलनाकार लेंस। अब कई बोलेंगे गुरुजी बेलनाकार लेंस क्या होता है? इसको सिलेंड्रिकल लेंस भी कहा जाता है, देखो, ठीक है ना। एक बार जो है इसको सही से लिख देते हैं। बेलनाकार लेंस को सिलेंड्रिकल लेंस भी कहा जाता है। बेलनाकार लेंस, इसी को कहा जाता है सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। तो समझ में आ गया दृष्टि वैषम्य, उपनाम अबिंदुकता, दूसरा एस्टिग्मेटिज्म, उपचार बेलनाकार लेंस काम में ले, इसी को क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस। तो ऐसी कुछ ऑप्शन में ऐसे कुछ बात है नहीं? ऐसी बात तो है ही नहीं, आप तो कुछ अलग बता रहे हो, ठीक। तो अलग नहीं है, ये ही चीज तो आपको ध्यान में रखनी, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें क्या दृष्टि वैषम्य किसके कारण होता है? नेत्र लेंस के अपारदर्शी होने के कारण नहीं, गलत बात है। नेत्र कोटरों में नेत्र गोलकों के एक और झुके होने के कारण नहीं, ऐसा भी कोई कारण नहीं है। कॉर्निया की आकृति असामान्य होने के कारण ऐसा भी कोई कारण नहीं। क्या है? नेत्र गोलकों में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। अत्यधिक तरल दबाव अगर हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है? दृष्टि वैषम्य का क्या है कि ये कारण है। इसके अलावा ये जो मैंने फैक्ट बताई है ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं अपन। अगला जो प्रश्न है अपने पास वो है कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट, देखो अभी अभी मैंने बताया था वो क्वेश्चन अब आ भी गए ऐसे कैसे कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। मैंने अभी बताया भूरे रंग की बोतलों मतलब रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्यों? इसका क्या कारण है? सिल्वर नाइट्रेट एक बार वापस से सामान्य परिचय दे देता हूं। सूत्र क्या है? AgNO3, ठीक है। क्या सूत्र है? AgNO3। और क्या बताया था? इसी का नाम है एमिट स्याही। इसी का नाम क्या था? एमिट स्याही। इसी का नाम क्या था? लूनार कास्टिक। क्या था? लूनार कास्टिक। इसी को और क्या बताया था मैंने? इसी को मैंने क्या बताया था? चुनावी स्याही। क्या बताया था? चुनावी स्याही। ये अभी मैंने बता दिया था, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? मैंने बताया था क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए रखा जाता है। तो इसमें ऐसा विकल्प कौन सा है?
भूरी बोतलें प्रकाश के प्रवाह को अपने अंदर आने से रोकती है। ये तो बात अंदर आने से रोकेंगी, मतलब भूरी बोतलें जो है वो उसको अपघटित नहीं होने देंगी, ठीक है ना। तो बात सही क्या है, विकल्प बी एकदम सही आंसर। इसके अलावा ये भी याद रखें सूत्र AgNO3, इसे एमिड स्याही भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इसे लुनार कास्टिक भी कहा जाता है और चुनावी स्याही भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष देखता है, बहुत ही साधारण सी बात है, देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में होगी। अब कोई भी व्यक्ति है अगर वो इंद्रधनुष देख रहा है तो बताओ, जैसे सामने इंद्रधनुष है, ठीक है, अब सामने इंद्रधनुष है और मैं इंद्रधनुष को देख रहा हूं, मतलब सूर्य कहां पे, सूर्य मेरे पीछे, कहां पे है, पीठ के पीछे, तो पीठ के पीछे, तो व्यक्ति के पीठ के पीछे क्या हो जाएगा, सूर्य। ये तो एकदम सरल प्रश्न था, ठीक है ना, व्यक्ति के पीठ के पीछे हो जाएगा सूर्य। और देखो आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर है इंद्रधनुष। तुमसे क्वेश्चन आ जाए, इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष के कारण है अपवर्तन, बनने का कारण अपवर्तन भी है, ठीक। उसके साथ में क्या है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये जो है TIR है, एक बार सही से लिख देते हैं भाई, TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। इंद्रधनुष भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक। कई बार तुमने देखा होगा कि दो इंद्रधनुष, एक इंद्रधनुष के ऊपर एक और इंद्रधनुष, ऐसे देखा होगा आपने। तो वो क्या है बताओ, वो क्या है, वो दो इंद्रधनुष एक साथ बन रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो छठवां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सातवां क्वेश्चन क्या है, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग, ठीक, के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश युक्तियों में से किसे चुनेंगे, बताओ। अब आपको एक जैसे कोई फोटो या डायग्राम है, उसको आपको दीवार पे एकदम अच्छे से दिखाना क्लियरली, तो आप कौन से लेंस का यूज करोगे, उत्तल लेंस का यूज करोगे। उत्तल लेंस उसको प्रॉपर एकदम सही तरीके से दिखाएगा। किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है। क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है। अभिसरित क्या होता है गुरुजी, अभिसरित होता है एक बिंदु पर केंद्रित कर देना। एक शब्द होता है अपसरित, क्या होता है अपसरित, वो अवतल लेंस करता है, क्या करते हैं, अपसारित कर देता है, अपसारित कर देता है। अब गुरुजी अपसारित क्या होता है, अपसारित होता है फैला देना। क्या होता है, फैला देना, प्रकाश किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस तो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, और उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक जगह निश्चित पॉइंट पे क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, ठीक। ये इसमें अंतर है। तो आपको एक बड़ा प्रतिबिंब दिखाना है दीवार पे एकदम बढ़िया क्लियरली, तो क्या करोगे, उत्तल लेंस को काम में लोगे और वो क्या करेगा, एकदम अच्छे से क्लियरली उसको दिखा पाएगा। तो ये अपना अगला क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं कि एक 5 ग्राम वाले पंख, क्या है, एक 5 ग्राम वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखो भारी वस्तुओं में अधिक संवेग होगा, दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है, और हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। ये क्या सिस्टम आ गया गुरुजी, कैसा क्वेश्चन आ गया, देखो कैसा क्वेश्चन, संवेग की बात हो रही है। पहले तो ये बताओ, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², बिल्कुल पढ़ा है गुरुजी। तो अब देखो इसको आगे क्या करना, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, mv² है कि नहीं है, बिल्कुल है। m से ऊपर गुणा कर दिए, m से नीचे गुणा कर दिए, क्या बना बताओ, 1 नीचे वाला तो इसके साथ चला जाएगा 2m, ठीक। ये क्या हो गया, m² और v²। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, इधर काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, अब ये 1/2 m ऐसे कैसे,
m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग, किसका सूत्र होता है? संवेग का। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, मतलब p का। तो m और v का क्या है? स्क्वायर है गुरुजी। ठीक, तो ये m और v किसका होता है? p का। ये ऊपर स्क्वायर है बटे में 2m, मतलब सूत्र क्या बना? काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बटे में 2m। आपको किसका सूत्र चाहिए? संवेग। संवेग समान रखना है तो p से सूत्र बनाना है। तो p बराबर क्या हो जाएगा? देखो इस 2m को इधर गुणा कर देंगे तो 2m और काइनेटिक एनर्जी, अब स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक, तो p का मान निकालने के लिए √2m और काइनेटिक एनर्जी। अब देखो संवेग समान है, क्वेश्चन में बोला कि संवेग समान है, मतलब संवेग समान है तो क्या करेंगे गुरुजी? संवेग समान है, संवेग मतलब p समान है, तो मतलब क्या है? p इज प्रोपोर्शनल टू √m, p इज प्रोपोर्शनल टू √m, मतलब p जो है वो m के क्या है? समानुपाती है। तो m के समानुपाती है तो मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका संवेग भी ज्यादा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? देखो दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं, गलत बात। ठीक, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, बिल्कुल सही बात है पहली। दोनों वस्तुओं में बराबर, ये भी गलत है। हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा, ये भी गलत है। भाई भारी वस्तु जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका संवेग भी ज्यादा होगा, ये सिद्ध कौन करता है? p इज प्रोपोर्शनल टू √m। इस बात से ये क्या होता है? सत्य होता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, समझ में आ गया होगा। अब देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये कैसे आया वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, m से ऊपर नीचे गुणा करना है तो ये सूत्र बनेगा काइनेटिक एनर्जी का p स्क्वायर अपॉन 2m। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, बहुत ही क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, फिजिक्स के अंदर बहुत काम आता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत तारों में परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला सोल्डर है। सोल्डर, सोल्डर किस किस का बना होता है बताओ? टिन व सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। किसका? टिन व सीसा की मिश्र धातु, मतलब टिन Pb+SN। ठीक, टिन व सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। तो टिन व सीसा कहाँ पे है? सीसा व टिन की मिश्र धातु का बना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोल्डर जो है वो सीसा व टिन की मिश्र धातु का बना होता है। इसके अलावा मैं कुछ आपको अन्य जानकारी दे रहा हूं, जैसे फ्यूज तार के बारे में। किसके बारे में? फ्यूज तार। फ्यूज तार के बारे में सर पटवार 2021, पटवार 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्यूज तार में आपको क्या याद रखना? फ्यूज तार का गलनांक निम्न क्या होता है? एक फ्यूज तार जो है उसका गलनांक निम्न। ठीक, गलनांक निम्न और प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। इसका मतलब गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च, ऊपर है तो मतलब प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। पटवार 2021 में फ्यूज तार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्यूज तार को कौन से क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। ठीक है, एक आपको क्या याद रखना है? देखो सोल्डर या टांका, एक क्या याद रखना आपको? सोल्डर या, एक मिनट भाई, सोल्डर, और इसी का जो है दूसरा नाम क्या है? टांका। क्या है? टांका। टांका वो वाला मत समझ लेना आप, ठीक है ना, जो बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं, वो नहीं। सोल्डर या टांका, इसमें जो है इसका भी क्या होना चाहिए? गलनांक और प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। गलनांक व प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, एक जो है आपको क्या याद रखना है? टंगस्टन। क्या याद रखना है? टंगस्टन। इसको W से डिनोट करते हैं। और टंगस्टन के जो तार है उसका भी गलनांक और प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। गलनांक व प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। एक जो है हीटर का तार किसका बना होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। हीटर का तार किसका बना होता है बताओ? हीटर का तार। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ये जानकारी भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप इनको कॉपी में नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, याद कर सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना इस सीजन का जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है? तो रुधिर जो है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 90 से 160 ml प्रति बैरल होती है। ठीक है, 90 से 160 ml प्रति BL होती है। ठीक है, ये तो याद रख लेंगे। रुधिर जो है इसके बारे में भी कुछ बता दो। तो रुधिर का pH मान सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना होता है? 7.4। रुधिर का pH मान याद रह जाएगा क्या? कितना होता है? 7.4। ठीक है,
उसके अलावा क्या याद रखें, रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। मानव रुधिर का काम क्या है, ये होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस में सहायक, होम्योस्टेसिस में सहायक। अब ये गुरुजी होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस है कि मानव शरीर के तापमान को नियमित और निश्चित बनाए रखना ही क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है। क्या, जैसे तुम्हारा टेम्परेचर है ना बॉडी का, वो बढ़े नहीं घटे नहीं, एक प्रकार से नियत रहे, जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव का तापमान होता है, ठीक है ना। उसके अलावा देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मानव शरीर का टेम्परेचर, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, एक तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और भी बता दो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भी बता दो 310 केल्विन, और भी बता दो 29.6 डिग्री र्यूमर। लो तुम तो, ये जो है 4 पैमानों में है। ये क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में अगर जो है मानव शरीर का तापमान अगर आपसे पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, र्यूमर में पूछे तो 29.6 डिग्री र्यूमर। ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, मानव शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना ही होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया है, ठीक। जो ब्लड वो काम करता है और मानव शरीर का तापमान आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो रुधिर का पीएच मान 7.4। आपसे पूछ रहे मूत्र का पीएच मान बताओ, तो मूत्र का पीएच मान 7 में कम कर दो 6.4, क्या हो जाएगा 6.4। ये किसका पीएच मान है, मूत्र का पीएच मान। तो आशा करता हूं आज जो आपने 10 क्वेश्चन मेरे से पढ़े हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लोगे तो आपको एक एक चीज, एक एक कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा अगली क्लास में, वो इनसे भी बहुत ही अच्छे और बेहतर होंगे। तो आशा करता हूं आपको आज का जो मैटर है वो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।